हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ लिया था और हमने उतना ही हमने आपको पढ़ाया है जितना आपके सिलेबस में है। नहीं तो अगर देखा जाए एलसीएम और एचसीएफ का सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर पढ़ाने को मैं आ जाऊं तो आप लगातार यही 5-6 दिन तक चलता रहेगा, लेकिन आपके सिलेबस में एलसीएम एचसीएफ जितना है हमने उतना ही बताया है, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा ही बताया है। ठीक है, तो जो लोग इसका पहला वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का नहीं देखे हैं वो जाकर वो देख लें। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम अपवर्त क्या होते हैं, ठीक है, अपवर्तक क्या होते हैं, और ठीक अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर दो संख्याओं का लासा और मासा दिया हो, कहे संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम ये इस फार्मूले पर संख्याएं भी निकालेंगे। ठीक है, ये चार चीजें इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहला है अपवर्त। देखिए अपवर्त किसे कहते हैं, तो बस ये एक बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, ध्यान से समझिए। देखिए इन्हें हम, ये परीक्षा में हर बार इससे क्वेश्चन आता है। अपवर्त तो इसे हम कहते हैं गुणज। गुणज या इंग्लिश में कहते हैं देखिए मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, ये नाम आपको तीनों याद रखना है। अपवर्त को क्या कहते हैं, गुणज, या फिर अंग्रेजी में अगर लिखा है तो मल्टीपल। देखिए अगर हम कहते हैं कि 6 के अपवर्त बताइए, तो 6 के अपवर्त मतलब 6 के, देखिए देखिए आपको क्या करना है, 6 का मान आपको पहाड़ा पढ़ना है बस। तो 6 के अपवर्त कौन से हो जाएंगे, देखिए एक तो 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, ठीक है, एक 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह 30 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। इसी प्रकार चलता चला जाएगा, ये अनंत तक चली जाएंगे। ठीक है, तो जब अपवर्त पूछे तो अपवर्त की संख्या अनंत तक जा सकती है। तो यानी 6 का अपवर्त अगर पूछे, अगले अगर सवाल आ रहा है, कह दे कि 6 के अपवर्त बताइए, तो आप ये निकाल सकते हैं कैसे, 6 12, बस आप 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए। जैसे 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24 55, 6 3 36, इसी तरह आप चले जाएं अनंत तक। ठीक है, अगर इससे एक सवाल बन सकता है कि किसी संख्या के कितने अपवर्त हो सकते हैं, तो अनंत हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बार लिख लीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ गया, एक संख्या के कितने अपवर्त हो सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, देखिए अनंत। अनंत अपवर्त हो सकते हैं, इनकी गिनती नहीं की जा सकती कि 4 होंगे या 5 होंगे या 10 20 कितने होंगे, तो ये अनंत तक होते हैं। ठीक है, अपवर्त मतलब गुणज, उस संख्या के गुणज। ठीक है, जैसे कह दे कि 7 के अपवर्त बताइए। अगर कह दे, आप कोई सवाल आ रहा है, कह दे क्वेश्चन में कि 7 के अपवर्त, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 7 के अपवर्त लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप बस क्या कीजिए, 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, देखिए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, इसी प्रकार आप चलते चले जाएंगे। ठीक है, अनंत तक। तो 7 के अपवर्त यानी 7 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि जैसे 20 के, जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, 20 के 5 अपवर्त लिखिए। 5 अपवर्त, अपवर्त को हम क्या कहते हैं, गुणज। ठीक, अपवर्त लिखिए, 20 के 5 अपवर्त लिखिए। तो 20 के 5 अपवर्त कैसे आप लिखेंगे, तो 20 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइए। देखिए 20 एक ना 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, 20 के 5 अपवर्त नहीं, एक और आएगा भी, 4 ही निकाले हैं। ठीक है, देखिए 20 पंचे 100, ये हो गए देखिए 20 के 5 अपवर्त। ठीक है, बस इसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनेगा। अब देख लीजिए कि अपवर्तक क्या होते हैं। अब देखिए अपवर्तक क्या होते हैं। अपवर्तक को हम दूसरा नाम कहते हैं गुणनखंड, या लिखा होगा फैक्टर्स, अगर अंग्रेजी में लिखा है तो फैक्टर्स। ठीक है, हमने अपवर्त सीख ली। अब अपवर्तक आपको हम बताते हैं। देखिए अब हम वही उदाहरण ले रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि 6 के अपवर्तक बताइए, तो 6 के अपवर्तक कौन हो सकते हैं, एक हो सकता है 6 का अपवर्तक, और देखिए 2 हो सकता है, ठीक है, और 3 अपवर्तक हो सकता है, और 6 खुद हो सकता है। यानी अपवर्तक का मतलब है इसका गुणनखंड, यानी ये संख्या जो 6 है, 1 से भी विभाजित हो जाएगी, और 2 से भी विभाजित हो जाएगी, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 6 से। अब इसके अलावा अपवर्तक नहीं होंगी। ठीक है, तो अपवर्तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो यानी 6 के कितने अपवर्त हैं, तो 1 2 3 4, यानी 6 के केवल 4 अपवर्तक हो सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाता है कि 6 के अपवर्त यानी गुणज कितने हैं, तो गुणज अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही लिखा है, अगर पूछा जाए कि 7 के अपवर्तक, तो 7 के अपवर्तक, तो 7 का देखिए एक अपवर्तक ये हो जाएगा एक, फिर 7 का दूसरा कौन सा हो जाएगा, देखिए अगर कहते हैं कि 12 के अपवर्तक बताओ, तो 12 के अपवर्तक देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा, और ये लास्ट 12। ठीक है, यानी ये अपवर्तक मतलब गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी हो सकता है, और 12 इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, यानी ये संख्या जो है 12 1 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, और 4 से भी होगी, और 5 से 6 से भी होगी, और 12 से।
ठीक है? इसके अलावा नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपवर्त और अपवर्तक किसे हम कहते हैं, ठीक है? अब अगला देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लासा और मासा निकालते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लासा और मासा कैसे निकालते हैं? देखिए लासा और मासा हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्याएँ होती कौन हैं? तो देखिए अभाज्य संख्याएँ होती हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, ये क्या हैं? इसी प्रकार चली जाएँगी, ये कितनी हैं? ये सारी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो हम ये आपको थोड़ा बस बताने के लिए बता रहे हैं कि जिससे कि आपको अभाज्य गुणनखंड समझ में आ जाए। इसमें हम डिटेल से आपको नहीं बताएँगे। यानी अभाज्य संख्याएँ वे होती हैं जिनका केवल 2 फैक्टर हों, जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। देखिए 2 का ये तो ये 1 से डिवाइड होगी या खुद 2 से डिवाइड होगी बस, इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है। ये सारी संख्याएँ जितनी लिखी हैं, ठीक है? तो बस ये हम इसके पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमको इसको हम डिटेल से बताएँगे क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा निकालना है, ठीक है? अब देखिए अभाज्य गुणनखंड अब करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए हम कोई संख्या मान लें जैसे 12, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए 12 के हम अभाज्य गुणनखंड कैसे कर रहे हैं? तो इसको इस प्रकार तोड़िए कि तो इसको तोड़िए, जो ये अभाज्य संख्याएँ हैं, इन्हीं में टूटे। तो देखिए, तो इसको हम 3 चौको 12 कर सकते हैं, लेकिन क्या 3 चौको 12 ये गुणनखंड इसके हो गए? लेकिन ये कमी है, ये गुणनखंड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं, जो कि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम 4 नहीं लिख सकते। तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है? अब ये सही होगा, ये सही। यहाँ पर नहीं सही था, ठीक है? अब ये सही है। तो यानी 3 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो 3 गुणे यहाँ 2 गुणे 2, 2 के 2 फैक्टर हैं, तो हम 2 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है? तो 3 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार 12 के, अब इसी प्रकार अगली संख्या की अगर करना है, देखिए कहे 24 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए 24 के, तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसको इस हिसाब से तोड़ें कि अभाज्य संख्याओं में टूट जाए। देखिए, तो 8 त्रिक 24, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम 8 अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 8 नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, 2 की 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुणे 3, अब ये सही है, ठीक है? तो देखिए 2 है 3 बार, तो इसको हम घात में लिखेंगे, 2 की पावर 3 कर देंगे, गुणे 3, ये टूट गया, ठीक है? ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। फिर देखिए अगली संख्या है 60, हमें 60 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 60 के, तो इस हिसाब से तोड़िए कि अभाज्य संख्या में टूट जाए। देखिए ये 4 तियाँ 12 और पंचे 60, देखिए क्या ये सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 3 और 5 तो अभाज्य संख्या है। ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तो 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, ये 2 तो अभाज्य संख्या है और ये 3 गुणे 5, ठीक? या आप 2 की पावर 2 ना लिखें, तो आप 2 की पावर 2 गुणे 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है? 2 गुणे 2, ये भी सही है। अब ये सही है, ठीक है? अब देखिए हम इनसे लासा और मासा कैसे निकालेंगे? देखिए, देखिए अभी जो ये अभाज्य संख्याओं में तोड़ना आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा। आप सोच रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है? देखिए आप जब 3-4 क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आपको खुद अपने आप ये आ जाएगा कि हाँ, ये अभाज्य गुणनखंड किस हिसाब से होते हैं, ठीक है? या अगर देखिए ये अभी थोड़ा नया आपको लग रहा है, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको आसान लगने लगेगा। देखिए ये जो आप सीख लेंगे, तो ये आगे चलकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये बहुत आपको लाभदायक होगा आपके लिए। अभी आगे चलकर अगर सीटेट आप देंगे, वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा, ठीक है? तो आप इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए सवाल, देखिए 16 और 32, ठीक 16, 32 और 40 का एलसीएम यानी लासा और मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है? एचसीएफ, लासा और मासा निकालना है 16 और 32 और 40, यही यही अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए 16 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 16 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब देखिए 32 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। अब देखिए हम 40 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, 40 के, तो 40 के कैसे करेंगे देखिए, 2 8 पंचे 40, 2 गुणे 2 और गुणे 5, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, ये अब हो गए ये अभाज्य गुणनखंड इनके। अब क्या कह रहा है लासा और मासा निकालिए, तो लासा हम कैसे निकालते हैं देखिए, लासा, देखिए लासा के लिए जो संख्या कॉमन मिल रही वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं मिल रही उसको भी लिख लेंगे। तो देखिए ये इसमें तीनों में देखिए 2 कॉमन है,
तो एक बार हम दो लिख लेंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए ये दो कॉमन है, तो फिर ये दो लिख लेंगे। फिर ये इसमें भी देखिए ये दो कॉमन है, इसमें भी हम दो लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर भी दो है और वहां पर भी दो है, लेकिन यहाँ नहीं दो है, तब भी हम दो लिख लेंगे। और ये लास्ट वाला जो दो रहेगा इसको भी लिखेंगे। अब देखिए कोई और संख्या बच रही है, तो ये देखिए पाँच, तो ये पाँच भी बच रही है, इसको भी लिखते हैं। अब इसका गुणा कर लीजिए, जितना आया वही लासा होगा। देखिए दो दूनी चार, दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूना बत्तीस और बत्तीस पंचे, बत्तीस पंचे गुणा कर लीजिए। देखिए बत्तीस को पाँच से गुणा करेंगे, पाँच दूनी दस, पाँच दूनी पंद्रह, एक सोलह, ये हो जाएगा 160 आपका लासा, ठीक है। ठीक है, देखिए लासा में क्या है, जो कॉमन नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए मासा कैसे निकालेंगे हम इसका, ठीक है। तो मासा हम निकालते हैं, देखिए कैसे। तो अब इधर देख लीजिए मासा, मासा या एचसीएफ। तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा, तो देखिए यहाँ पर तीनों में दो मिल रहा, तो एक बार हम दो लिखेंगे। इसमें भी देखिए दो कॉमन मिल रहा, तो दो बार मिल रहा तो दो लिख लेंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए दो मिल रहा, ये भी कॉमन दो मिल रहा, तो हम ये केवल दो लिख लेंगे। लेकिन अब देखिए कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो बस ये हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ। तो एल मासा क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ मासा हो जाएगा आठ, ठीक है। ये हो गया मासा। इसका एक दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, जो लोगों के ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मैथ बहुत पहले छोड़ चुके हैं, जो मैथ को कंटिन्यू रख रहे हैं उनको तो आता है, ठीक है, वो समझ रहे हैं, लेकिन जो हम सबको एक साथ लेकर चले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, 16 के हम दोबारा ये अथवा देख लीजिए। देखिए 16 के हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये है दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, ठीक है। और 32 के हैं तो वही रहेंगे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, ठीक है। और फिर 40 के, तो 40 के दो गुणे दो गुणे पाँच। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये दो कितनी बार है, देखिए ये अभी आसान हो जाएगा। देखिए दो कितनी बार है, एक दो तीन चार, तो हम दो की पावर चार लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो देखिए कितनी बार है, तो दो है पांच बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दो की पावर पांच लिख सकते हैं, वही तो बात लिखी है। और यहाँ पर देखिए दो कितनी बार है, तो यहाँ पर दो है दो बार, ठीक है। पांच कितनी बार, पांच है एक बार, तो पांच को हम एक ही बार लिख लेंगे। अब देखिए लासा कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम, लासा हम कैसे निकालेंगे, लासा देख लीजिए, इसमें जो हाईएस्ट पावर कॉमन, इसमें देख लीजिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है, देखिए दो की पावर चार यहाँ है, और यहाँ पर है दो की पावर पाँच, ठीक, यहाँ दो की पावर पाँच, यहाँ दो की पावर चार, यहाँ दो की पावर दो, तो हम सबसे बड़ी पावर लेंगे, तो दो की पावर पाँच, ठीक है। अब जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं, तो ये पाँच। अब गुणा कर दीजिए, तो दो की पावर पाँच जब आप गुणा करेंगे तो आएगा बत्तीस, और बत्तीस को पाँच से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। अब मासा देखिए कैसे निकलता है, मासा, मासा, तो अब मासा कैसे निकालेंगे, इन सब में देखिए कॉमन कौन है, तो देखिए दो तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर चार, दो की पावर चार है, यहाँ दो की पावर पाँच है, और यहाँ दो की पावर दो है। तो हम मासा निकालने के लिए हमने कल ही बताया था कि देखिए जब मासा निकालते हैं तो सबसे लोएस्ट पावर लेते हैं, सबसे छोटी पावर कौन सी है, देखिए दो की पावर दो सबसे छोटी है, तो हम लिख लिख लेंगे दो की पावर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ था हमसे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक दो छूट गया है, देखिए यहाँ पर दो, यहाँ देख लीजिए, तो दो गुणे दो, फिर पांच होगा, ठीक है, तीन बार दो होगा, ठीक है। तो यहाँ जो घात है, तो ये हो जाएगी तीन, दो की घात तीन, ठीक है, दो की घात तीन हो जाएगी। लेकिन एलसीएम देखिए सही है, एलसीएम तो सही है। अब एचसीएफ यानी मासा में थोड़ा मिस्टेक हुई है, ये देख लीजिए यहाँ पर बस। देखिए इसमें हमने कहा था कि मासा में क्या लेते हैं, सबसे लोवेस्ट पावर, सबसे छोटी पावर क्या है, तो देखिए दो की पावर तीन सबसे छोटी है, तो ये हम लिख देंगे दो की पावर तीन। अब इससे और कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा, देखिए पांच यहाँ सिंगल है, यहाँ इन तीनों में पांच तो है नहीं, तो हम पांच को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मासा है ना, मासा में हम जो कॉमन होता है वही लेते हैं, ठीक है। तो हम दो की पावर तीन ले लेंगे, क्योंकि देखिए दो की पावर तीन इसमें भी है, दो की पावर तीन इसमें भी है, दो की पावर तीन इसमें भी है, ठीक है। तब मासा आ जाएगा आठ, क्योंकि दो को जब तीन बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा आठ। अब आप देख लीजिए, जो आपको अगर ये तरीका सही लगे, देखिए अगर आपको ये तरीका सही लगा हो तो ये लगाइए, नहीं अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो फिर इसके बाद उसको पावर में लिख लीजिए, और जो पावर में सबसे बड़ी पावर हो तो उसको हम एलसीएम ले लेते हैं, वो हो जाता है मासा, वो हो जाता है लासा, ठीक है। और जो सबसे छोटी पावर होती है वो हो जाता है मासा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक मतलब आपको कोई किसी प्रकार का डाउट रह गया होगा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है? हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे, ठीक है?
देखिए, ये जो चौथा पॉइंट लासा और मासा का, और अगर 2 संख्याओं का लासा और मासा दिया हो तो कैसे निकाला जाता है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएँगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। और इससे जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इससे हर बार एक नया क्वेश्चन बनता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।